असिस्टेंट प्रोफेसर DS बशीर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। हमने एक दो सीरीज स्टार्ट कर रखी है IPC की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम इंडियन पेनल कोड 1860 में जो पनिशमेंट होते हैं या दंड किस प्रकार से दिए जाएंगे, कोई अक्यूज्ड है या अपराधी अपराध कर देता है तो उसमें कौन कौन से दंडों का प्रावधान किया गया है हमारी IPC के तहत, तो वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि IPC के अंदर ये दंडों का प्रावधान क्यों किया गया है। सबसे पहले ये हमारे जो मन में एक प्रश्न अराइज होता है या क्वेश्चन बनता है कि इन दंडों का प्रावधान क्यों किया गया है। तो थोड़ा सा हम प्राचीन काल में जाएं तो उस समय ये व्यवस्था थी कि राजा महाराजा उनके काल में जब कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता था तो उनको भी दंड दिया जाता था उस समय, यानी एक भय दिखाया जाता था। यानी भय जब तक अपराधी में नहीं होगा तो उस अपराध पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो उस समय तो बहुत कठोर दंड होते थे। कठोर दंड का मतलब क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, किसी व्यक्ति की शरीर को नुकसान पहुंचा दिया है या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया है, तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। कैसे? लाइक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दी, किसी व्यक्ति की हाथ काट दिया, किसी व्यक्ति का सर फोड़ दिया, तो बदले में क्या करते थे, उसकी आंख फोड़ी जाती थी, सर फोड़ा जाता था, हाथ काट दिया जाता था। ये प्राचीन काल की व्यवस्था थी। लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ तो बोला ये तो ठीक नहीं है, ये व्यवस्था इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो राजा महाराजाओं के टाइम में क्या है, जो पनिशमेंट का जो तरीका था वो दूसरा उन्होंने क्या चेंज किया कि व्यक्तियों जो भी व्यक्ति अपराध कर देता था उसको एक गर्म पानी की कढ़ाई में डाल दिया जाता था या गर्म तेल में डाल दिया जाता था। और ये किस लिए किया जाता था कि अपराधियों में भय पैदा हो सके। इसका अगर दूसरा पक्ष हम देखें, अगर इनको हम भावनात्मक रूप का मतलब है कि अपने दिल से अगर जोड़ के देखें तो क्या आंसर निकल के आता है कि मान लीजिए एक राजा अगर किसी अपराधी को दंड देता है एक सभा में बैठ करके कि किसी व्यक्ति ने किसी का सर फोड़ दिया या किसी का हाथ काट दिया, तो उसके बदले में उस सभा में सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठा लिया जाता था और बाद में क्या है, उस व्यक्ति को दंड देने के लिए क्या है बुलाया जाता था और गर्म तेल में डाल दिया जाता था या गर्म पानी में डाल दिया जाता। उस समय वहीं पर उसके परिवार के सदस्य भी बैठे होते थे। मान लीजिए अगर हम वहां बैठे हों और हमारे ही बच्चे को अगर गर्म तेल में डाला जाए तो क्या हम सहन कर लेंगे ऐसी बातों को? जाहिर सी बात है, तो नहीं सहन कर पाएंगे। तो लोगों में एक क्या आक्रोश पैदा हो गया कि राजाओं के प्रति ये जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो वो अपराध है वो परिस्थितियों के अधीन होकर के किया है, उसने शून्य नहीं किया। तो हमारी IPC में या हर जगह ये सुनने को मिलता है कि अपराध से गणना करो, अपराधियों से नहीं। क्या करें हम? अपराध से गणना करो, अपराधियों से नहीं। ये जो स्टेटमेंट क्यों दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है कि उस समय उसकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या स्थिति रही होगी। मान लीजिए कोई अपराध कर रहा है तो उस समय उसकी क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, उसके अधीन आकर के उसने कोई अपराध किया है, तो ये सब बातें आती हैं। तो इसमें और फिर इम्प्रूवमेंट हुए तो लास्ट में क्या हुआ कि हम IPC में जब 1860 की पढ़ते हैं तो उस समय डेथ सेंटेंस दिया जाता था, यानी मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जघन्य या फिर कोई कठोर से कठोर भी अपराध कर देता है या कोई ऐसा अपराध कर देता है, उसके लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई। और मृत्यु दंड ही क्यों चुना गया, इसके प्रति भी एक लॉजिक था कि मृत्यु दंड ही क्यों चुना गया। और जो दंड थे इनमें जैसे तेल में डालना है, दीवार में चिनवाना है या गर्म पानी में डलवाना है,
तो ये सारे अपराध है, इसमें मृत्युदंड ही क्यों चुना गया? तो इसके लिए एक वैज्ञानिकों की मीटिंग की गई, साइंटिस्टों की मीटिंग की गई, या और सभी सामाजिक व्यक्ति हैं उनको भी बुलाया गया मीटिंग में, और सबसे पूछा गया कि हम अगर किसी व्यक्ति को अपराध कर देता है कोई व्यक्ति, तो कौन सा दंड दें जो कि उचित रहे, जिससे समाज में भी ये जो घृणा है वो घृणा की स्थिति पैदा नहीं हो। इसलिए क्या है, इसमें कौन सा दंड दिया जाए? तो एनालिसिस हुआ और उसके बाद में फाइनली मृत्युदंड कौन सा अप्रूव हुआ? फांसी से लटका करके, फांसी से लटकाना है वो अप्रूव हुआ कि फांसी पे जब लटकाया जाए तो रस्सी से लटकाया जाएगा। और रस्सी से लटकाने का उद्देश्य क्या है? यानी 5-4 मिनट ही आदमी क्या तड़पेगा और जो गर्दन की जो नली है वो टूट जाएगी, जिससे व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। इसलिए फांसी की सजा है वो उचित ठहराएगी। तो आज हम आईपीसी में दंडों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 3 भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 3 है, वो है ऑफ पनिशमेंट्स, दंडों के बारे में, यानी दंडों के विषय में, दंडों के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो इसका सेक्शन 53 ये कहता है कि दंडों का वर्गीकरण किया गया है कि पनिशमेंट या दंड कितने प्रकार के होते हैं? 6, यानी यहाँ पे कितने 6 प्रकार के दंडों का वर्गीकरण किया गया है। यहां भी ये क्वेश्चन एक राइज होता है कि हाईकोर्ट दंड है वो 5 प्रकार का मानता है, जबकि आरपीसी है वो दंड 6 प्रकार का मानती है। तो ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूट हुआ था। तो जो हाईकोर्ट है वो तो इसको 5 ही मानता है, और इसमें जो आरपीसी है वो 6 मानती है। क्यों? कि जो ये हमारा एक खंड नंबर जो पनिशमेंट है वो रिपील्ड हो चुका है, रिपील्ड कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया है। तो काउंटिंग में तो ये क्या है, 6 ही पनिशमेंट बताए गए हैं, जबकि मूल रूप से अगर काउंट करें तो एक रिपील्ड हो गया तो 5 ही बचते हैं। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो आरपीसी तो इसको 6 मानेगी, हाईकोर्ट इसको 5 मानता है, ये भी ध्यान रखना हमारे को। तो ये बातें भी विशेष ध्यान रखनी है। अब कहता है कि मृत्युदंड, मृत्युदंड क्या होगा? किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी, मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर मृत्युदंड में फांसी की सजा दी जाएगी। दूसरा आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पूरी जीवन या पूरा जीवन क्या है, जेल में ही बिताना पड़ेगा। फिर हमारा कारावास, इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है रिग्रेस, दैट इज विद लेबर, यानी रिग्रेस दैट इज विद लेबर, यानी सश्रम, यानी श्रम करते हुए आपको कारावास भुगतना पड़ेगा। और दूसरा है सादा या सिंपल कारावास। तो पहला कौन सा हो गया? डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और तीसरा है हमारा इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट में रिग्रेस दैट इज विद लेबर। और फिर आता है सिंपल। इसके बाद हमारा आता है संपत्ति का संप्रहण, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर 6 जो आता है फाइन या जुर्माना, किसको कहोगे। तो ये हमारा सेक्शन 53 में 6 प्रकार के जो हैं पनिशमेंट दिए गए हैं। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हुए चल रहे हैं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो फिर जो 54 सेक्शन है, 54 सेक्शन क्या कह रहा है? मृत्युदंडादेश का लघुकरण, मृत्युदंडादेश का लघुकरण। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसका लघुकरण कौन करेगा? लघुकरण का मतलब छोटा क्या हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि जब किसी को भी कोई पनिशमेंट दिया जाता है तो वृद्धि तो करेंगे नहीं। जब हम कभी भी किसी के पास अगर जाएंगे पार्डन के लिए कि हमें क्षमा करो, तो बढ़ा तो सकता नहीं। जब किसी भी कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दिया है तो उसका लघुकरण, लघुकरण का मतलब छोटा ही किया जाएगा, उसको कम ही किया जाएगा। तो कौन कर सकता है? उसमें ऑफेंडर की कंसेंट के बिना, बिना कंसेंट के क्या है, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो क्या उसका लघुकरण कर सकती है। ये हमारे सेक्शन 54 में बताया गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, कि मृत्युदंड का लघुकरण को कैसे किया जाएगा, कौन कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे
LLB में 2 नंबर का बन जाता है कि लघुकरण, मृत्युदंड का लघुकरण किसके द्वारा किया जाएगा। तो मृत्युदंड का लघुकरण एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार के द्वारा बिना ऑफेंडर की कंसेंट के किया जा सकता है। फिर 55 जो सेक्शन है हमारा कहता है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, कि आजीवन कारावास एक होता है कि आजीवन कारावास इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और आजीवन कारावास में क्या देखेंगे जो 55 सेक्शन है ये कहता है आजीवन कारावास अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम कितना होगा, यहां लिखा है इसने अधिकतम 14 ईयर्स हो सकता है, 14 वर्ष तक वो अधिकतम कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास। फिर क्या कहता है कि 55A में लिखा है कि समुचित सरकार किसको कहोगे या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहोगे आप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ही क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। इसको हम 55A में पढ़ते हैं। इसके बाद 57 सेक्शन में आता है फैक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, फैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट की दंडाविधियों की भिन्ने आजीवन कारावास, दंडाविधियों की भिन्ने यानी अगर दंड किसी को दे दिया गया है उसकी गणना कैसे की जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, एक ही व्यक्ति ने कई अपराध कर दिए हैं कि चोरी भी कर दी है, हत्या भी कर दी है, रेप भी कर दिया है, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति ने एक साथ कई अपराध कर दिए हैं, तो उनकी गिनती कैसे करें, काउंटिंग कैसे की जाएगी कि जो मृत्युदंड है उसमें तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया है या फिर 10 वर्ष तक किसी में कारावास दिया गया है, तो इनको जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, तो अधिकतम 20 वर्ष होगा। इसकी काउंटिंग अगर करते हैं तो अधिकतम जो कारावास है वो आजीवन कारावास होगा, वो 20 वर्ष तक माना जाएगा, जबकि सामान्य कारावास है वो 14 वर्ष तक माना जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपना ध्यान रखना है। फिर आता है कि दंड के मामलों में कुछ कठिन या सादा हो सकेंगे। अगर कोई पनिशमेंट किसी व्यक्ति को दिया गया है तो दंड कैसा हो सकता है, तो कहीं कुछ तो सादा हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कुछ रिग्रियस हो सकता है, यानी कुछ कठिन और कुछ सादा हो सकता है। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है, वो छोड़ रहे हैं हम आज। इसके बाद 63 अमाउंट ऑफ फाइन, की अमाउंट ऑफ फाइन कितना जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो जुर्माना और कारावास जब दोनों लगा दिए जाते हैं, दोनों ही सजाएं सुना दी जाती हैं, उनमें फाइन अगर नहीं बढ़ता है या कोई ऐसे पनिशमेंट है जिसमें फाइन ही दिया गया है, तो फाइन अगर नहीं बढ़ता है या कितना फाइन हो सकता है, ये बातें हम देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि अगर किसी अपराध में कोई दंड नहीं लिखा गया है या कोई फाइन नहीं लिखा गया है तो कितना लगाएंगे, तो अनलिमिट हो सकता है, अमर्यादित हो सकता है। सेक्शन 63 में लिखा हुआ है कि जो फाइन है वो कितना अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेसिव नहीं होगा, अनलिमिट हो सकता है, एक्सेसिव नहीं हुआ, अमर्यादित हो सकता है, बल्कि अत्यधिक नहीं हो सकता। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि ये एक पेन है या मार्कर है, जो मार्कर को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ये कोई अगर चोरी कर ले जाता है तो 25 रुपए या 20 रुपए का जो आता है, अगर मैटर कोर्ट के अंदर चला जाता है तो उस पे कितना फाइन लगा सकता है कि 1000 फाइन अगर लगा दे तो क्या उचित है, तो उचित नहीं है। अगर 20-25 रुपए का तो 100 रुपए आप लगा सकते हो, तो लगाने को कितना भी फाइन लगा सकता है, वो उसकी डिस्क्रिएशन पावर है, न्यायालय की या कोर्ट की क्या डिस्क्रिएशन पावर है, कितना भी फाइन लगा सकता है। क्या लिखा है कि अनलिमिटेड अमर्यादित होगा, लेकिन एक्सेसिव अत्यधिक नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिर हमारा आता है 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाया गया है और वो व्यक्ति क्या करता है, जुर्माना नहीं भरता है, तो उसका जो जुर्माना नहीं भरता है और उसकी जो सजा सुनाई जाएगी तो वो काउंटिंग कैसे होगी,
तो वो एडिशन होगी। एडिशन का मतलब किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है, चोरी के लिए पनिशमेंट कितनी है 3 इयर्स, 3 साल की सजा दी गई है। जब 3 साल की सजा है और मान लीजिए वहां पे मजिस्ट्रेट ने उसको 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया और उसने सजा तो भुगत ली, 5,000 रुपये जुर्माना नहीं भरा। अगर उसने 5,000 रुपये जुर्माना नहीं भरा तो वो पनिशमेंट कैसे होगी, वो हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे कि फाइन है वो 1/4, यानी जब फाइन का जो 1/4 है उतनी क्या है सजा भुगतनी उसको पड़ेगी और वो क्या है एडिशनल होगी। एडिशनल अतिरिक्त होगी। मान लीजिए 3 साल की सजा चोरी में है और फाइन भरा ही नहीं, तो वो 9 महीने जो निकल के आता है 1/4 का, तो 9 महीने का मतलब एडिशनल 3 साल लगभग 4 साल हो जाएगा। तो फिर कहता है कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन और अराइज होता है कि एक मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है, वो चोरी के मामले में 3 साल की सजा दे सकता है, ज्यादा दे नहीं सकता। तो फिर वो 9 वाला अतिरिक्त हो गया तो एडिशनल हो गया, तो कैसे जोड़ेगा। तो वहां पे क्या है, जैसे ही सेशन कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट से परमिशन लेता है डेथ सेंटेंस में, यानी उसमें क्या परमिशन लेकर के क्या डेथ सेंटेंस सुना देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी सीजीएम से क्या है एक साइन करवाएगा और वो सजा सुना सकता है। कि एक साथ अगर कई अपराध आ जाते हैं तो ये हमारे सीआरपीसी 3rd ईयर में जो पढ़ेंगे हम, सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है कि वहां पे दिया गया है कि उनको जोड़ करके वही जो मजिस्ट्रेट होता है वो उनको सजा सुना सकता है, उसको भेजने की जरूरत नहीं होती है सीजीएम के पास। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ये अगली जो वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे कि इनका कनेक्शन करके, यानी जो आईपीसी है, सीआरपीसी एविडेंस है, इनको हम छोड़ के नहीं पढ़ सकते। क्योंकि यहाँ पे इसलिए हम देख रहे हैं कि एलएलबी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो देखते हैं, वो सोचते हैं कि सर हम सीआरपीसी कैसे पढ़ें, एविडेंस कैसे पढ़ें। तो इसलिए उस बात को ध्यान रखते हुए कि ये एक एलएलबी सेकेंड ईयर वालों के लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया जा रहा है और आरजेएस एपीओ उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल रहे हैं। फिर हमारा 64 के बाद में 65 जो आता है, इसमें कारावास जुर्माना नहीं देने पर होगा। फिर आता है 66 जुर्माना न देने पर, यानी 65 में 1/4 ये लिखा हुआ है। 66 में जुर्माना न देने पर किसी भी भांति का कारावास हो सकता है। 66 सेक्शन में ये लिखा गया है कि अगर जुर्माना नहीं देता है तो कौन सी सजा सुनाओगे आप, कठोर या सजा, तो कोई सी भी हो सकती है। ये साफ लिखा हुआ है इस सेक्शन में कि कठोर रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। फिर हमारा आता है 67, यानी 67 जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं भरता है तो कितनी सजा होगी, सजा का पैरामीटर या टेस्ट है वो क्या होगा। तो इसका टेस्ट देखो, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को क्या है इम्प्रीजमेंट और फाइन दोनों ही सजा सुना दी जाती हैं, तो उन सजाओं में अगर वो क्या है इम्प्रीजमेंट तो भुगत लेता है या कारावास तो भुगत लेता है लेकिन फाइन नहीं भरता, कि एक अपराधी को ये धारणा हो जाती है कि मैंने जेल तो काट ही ली, अब पैसे क्या भरने हैं और जेल काट लेंगे। तो इसमें क्या है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जेल तो काट ली उसने, इसके अलावा अगर फाइन नहीं भरता है तो जेल और काटनी पड़ेगी, एडिशन काटनी पड़ेगी, वो ऊपर हमने पढ़ ली है। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है, कितना और कितने रुपए के लिए कितनी जेल काटेगा। तो ये पैरामीटर या टेस्ट दिया गया है कि 50 रुपए, अगर 50 रुपए का फाइन है तो वहां पे लिखा है हमने 2 मंथ, 2 महीने की सजा उसको काटनी पड़ेगी। अगर 50 रुपए तक का फाइन है तो यहाँ पे 2 मंथ की सजा उसको काटनी पड़ेगी। अगर 50 रुपए से 100 रुपए दिए गए हैं, 50 से 100 रुपए दिए गए तो वहां पे 4 मंथ, यानी कितनी 4 मंथ उसको सजा काटनी पड़ेगी। और 50 रुपए से, यानी 50 से रुपए तक है 2 मंथ, 50 से 100 तक है 4 मंथ और 100 से अधिक है तो 6 मंथ क्या है सजा एडिशनल उसको काटनी पड़ेगी। तो ये आज का जो सेशन था, इसमें हमने जो पनिशमेंट का चैप्टर है आईपीसी का, उसको हमने
पढ़ा है और इसको मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और इंटरेस्ट के साथ इसको देखिए और इसमें इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़िए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।